दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जो चैप्टर लेके आए हैं वो है अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र की ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। दोस्तों, इसमें जो है आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन पर टिक मार्क करना है और मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते जाइए और ऐसे ही हम हर क्षेत्र का यानी हर टॉपिक का 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेते आ रहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। बैंक वित्त क्षेत्र में यथा प्रयुक्त एएलएम का विस्तार कीजिए। यानी एएलएम का फुल फॉर्म क्या है? इसमें ए है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, बी एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी, सी एसेट लायबिलिटी मिसमैच, या डी है एसेट लायबिलिटी मैन पावर, ई है एसेट लायबिलिटी मेंटेनेंस। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं बी की, आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों, उसके बाद और संविधिन चल निधि अनुपात यानी SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन पदों का अत्यधिक करीब से संबंध निम्नलिखित में से किसे उद्योग बाजार से है? यानी किस उद्योग बाजार से है? अब ए क्या है? पूंजी बाजार से, बी है बैंकिंग उद्योग से, सी कमोडिटी बाजार से, डी मुद्रा बाजार से, या ई म्यूचुअल फंड उद्योग से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? वो बैंकिंग उद्योग से। क्योंकि दोस्तों आपको पता है CRR क्या होता है? यह अनुपात होता है जिस अनुपात पर ये क्या करता है, बैंक जो है RBI के पास अपना रेट रखता है, यानी अपना पूंजी रखता है, जो प्रतिशत निर्धारित किया रहता है RBI। और SLR क्या होता है? ये बैंक खुद अपने पास रखती है वह रेशियो जो RBI निर्धारित करती है, ठीक है। तो यानी अब समझ में आ गया इसका किसके CRR SLR ये सब किससे संबंधित है? बैंकिंग उद्योग से। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो ए है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष, या ई 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी 10 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी 10 वर्ष। अब बात करते हैं 4, सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त पद LAF में अक्षर L का क्या दर्शाता है? यानी LAF का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ कह रहा है कि LAF में L क्या है? तो L क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी है। फुल फॉर्म क्या हो रहा है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ना। ये चौथा प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। बैंकिंग लोकपाल क्या है? ऐसे समझिएगा, बैंकिंग लोकपाल क्या है? ए, बसों के लिए बैंक ऋण का प्रभारी है, यानी नहीं, बैंक बसों के लिए तो है ही नहीं, पहली बात ये। पांचवा है, ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है, नहीं, बैंकिंग ये सब बैंक लोकपाल ये नहीं करता है। सी, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। डी, बैंकों की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। ई है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रमुख है। तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रमुख कौन होता है? RBI होता है, वो तो होगा नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल वह व्यक्ति होता है जो कस्टमर द्वारा होने वाले प्रॉब्लम या समस्याओं का समाधान करता है एक्शन लेकर। यानी जो भी अधिकारी होते हैं अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो ये एक्शन लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में। लेकिन इसे 2002 और 2006 में से इसका दायरा बढ़ता गया, मतलब इसकी शक्तियाँ बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर परेशान होते गए वैसे वैसे इसकी शक्तियाँ बढ़ाते गए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? बैंकिंग लोकपाल, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसमें कौन सा ऐसे हैं जो कॉमर्शियल बैंक की तरह है, तो बैंक की, लेकिन उसे क्यों मतलब वो कॉमर्शियल बैंक की तरह वर्गीकृत नहीं किया गया है? ए, सरकारी क्षेत्र के बैंक, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक वाणिज्यिक बैंक होते हैं। बी, विदेशी बैंक, यह भी है। सी, प्राइवेट बैंक, यह भी है। डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 की इसकी स्थापना हुई थी, यह भी है। हाँ, शहरी सहकारी बैंक। दोस्तों, इसको ना वाणिज्यिक बैंक में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी शहरी सहकारी बैंक, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो दोस्तों, HDFC यानी ए, बी है IDBI, सी यस बैंक, डी SEBI, ई है ICICI। देखिए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं। वैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
मुंबई में। आंसर यही होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी ये क्या करता है दोस्तों, इसका मुख्य काम होता है जितने शाख होता है उसका नियंत्रण करता है, ठीक है ना। और दोस्तों बात करते हैं ए की, यानी HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। दोस्तों एज अ बैंक के तौर पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में। लेकिन किस रूप में? यह हाउस को घर पर ऋण देने के लिए करता था। लेकिन 1995 में इसकी स्थापना पूर्ण रूप से हुई थी। 1994 में इसकी स्थापना एज अ बैंक के रूप में हुआ है, ठीक है। अब IDBI की बात कर लें तो IDBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में, 1 जुलाई 1964 को। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों को कर्ज प्रदान करता है। बात करते हैं यस बैंक। यस बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2004 में। कितने में हुआ था? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। IDBI का मुख्यालय मुंबई में है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अब बात करते हैं ICICI की। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ICICI की भी स्थापना हुई थी 1944 में ही, लेकिन वो एज अ क्रेडिट कार्ड जारी करती थी। आगे चल के 1995 में यह क्या हुआ, 1995 में इसको एज अ बैंक मान लिया गया, बैंक बना दिया गया, ठीक है ना। ये सब भी RBI से ही कंट्रोल होती हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? अब यहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी संबद्ध राज्यों की सरकारें, या ई इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? ए ऋण देना, तो बैंक का कार्य ये तो होता है ऋण देना। ग्राहकों को चेक ड्राफ्टों की वसूली करना, यह भी होता है। सी माल का आयात फैसिलिटेट करना। डी है बैंक ड्राफ्ट जारी करना, ये तो होता है। ई सोने चांदी की सिक्के बेचना, ये भी होता है। इसमें जो नहीं होगा वो होता माल आयात की फैसिलिटी देना, ठीक है ना। माल का आयात या निर्यात करने के लिए कोई फैसिलिटी देता है, ये उसका कार्य नहीं होता। बैंकों के इसमें से 4 ऑप्शन है, वो कौन कौन से कार्य हैं? ऋण देना, ग्राहकों के चेक ड्राफ्टों की वसूली करना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, या ई है सोना चांदी के सिक्के बेचना। ये रहा हमारा आंसर सी। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है, यानी जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है उसका सबसे बड़ा शेयर करता कौन है? कौन सबसे ज़्यादा अपने पैसे को शेयर करता है, उसमें डालता है? ए है आरबीआई, तो आरबीआई तो ये काम करेगा नहीं क्योंकि आरबीआई खुद वही है। बी है नाबार्ड, नाबार्ड भी नहीं है। एलआईसी भी नहीं है। और डी भारत सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत सरकार, ठीक है। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। हाँ, संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि काम कर सकती हैं वे है। इसका मतलब है कि जो मुश्किल पड़ने पर जो बैंक एक निर्धारित अपने पास पैसे रखती है उसको क्या कहा जाता है? जबकि वो आरबीआई निर्देश किया रहता है कि अपने पास रखने के लिए। इसका मतलब ये है। तो पहले होता है CAR, तो यहाँ पे CAR का कोई मतलब नहीं है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, दोस्तों ये बैंक कभी निकालता नहीं है जल्दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं होगा। CAR और CRR ये भी नहीं होगा। CRR और SLR ये भी नहीं होगा। हाँ, ये होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सांविधिक तरलता अनुपात। दोस्तों यह वह अनुपात होता है जब ये बैंक अपने मुश्किल समय में इसका यूज कर सकता है, ठीक है ना। 12वां प्रश्न है, अब बैंकों द्वारा बैंक खाते पर ब्याज परिकलन के आधार पर किया जाता है। बैंकों द्वारा बैंक खाते पर ब्याज परिकलन के आधार पर किया जाता है। अब इसमें आप बताना है किसके आधार पर। तो ए है महीने के दौरान न्यूनतम शेष पर, नहीं। बी महीने के 7वें से अंतिम दिन तक न्यूनतम शेष पर, नहीं। महीने के 10वें से अनंतिम दिन तक न्यूनतम शेष पर, नहीं। डी महीने के दौरान अधिकतम शेष पर, यह भी नहीं होगा। ई हो जाएगा दैनिक उत्पाद पर। दैनिक उत्पाद पर बैंक खाते पर ब्याज परिकलन किया जाता है। अब करते हैं बात 13वें प्रश्न की।
13वां प्रश्न है, बैंकों द्वारा यानी बैंकों या एनबीएफसी नेशनल बैंक एनबीएफसी यानी नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऋण की चुकौती के लिए ईएमआई पद हम सुनते हैं। ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? ए इक्वेटेड मनी इंडेक्स, बी है इजी मनी इंस्टॉलमेंट, या सी है इक्वेटेड मनी मंथली इंस्टॉलमेंट, या डी है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ई है इक्वल मिनिमम इंस्टॉलमेंट। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, आप समझिएगा, जैसे हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने, अगर हम क्रेडिट पे लेना चाहते हैं तो वो कहता है ठीक है भैया, आपका अगर 12,000 का सामान है तो आपको हम 12 महीने का इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, आप 1,000 रुपये महीना देते रहिएगा। तो जब वो 1,000 रुपये महीना देता है तो उसी को बोलते हैं ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। अक्सर हम अखबारों में बैंक सीए ऐसे जमाओं के बारे में पढ़ते हैं। सीए ऐसे जमाएँ हैं, ए मांग जमाएँ, बी सावधि जमाएँ, सी हाइब्रिड जमाएँ, डी आवर्ती जमाएँ, या ई है बैंक की विशेष योजनाएं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। एक जो होता है सीएसए किसको कहते हैं? मांग जमाएँ को। दोस्तों सीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मांग जमाएँ, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है सीएसए का करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद एनएवी के बारे में सुनते हैं। एनएवी का पूरा रूप क्या है? एनएवी। तो दोस्तों पहले समझते हैं एनएवी का पूरा रूप क्या होता है। ए नेट एनुअल वैल्यू, या बी नॉन एसेट वैल्यू, या सी नेट एक्चुअल वैल्यू, डी नेट एसेट वैल्यू, ई नेट एवरेज वैल्यू। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी यानी नेट एसेट वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा? नेट एसेट वैल्यू। आप समझिए कि ये क्या है? नेव क्या है? यह वह कीमत होता है जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट खरीदते हैं। यानी नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? वह कीमत होता है जिस पर आप म्यूचुअल फंड की स्कीम को खरीदते हैं, उसी को बोलते हैं एनएवी। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। मान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर में 1% घटा देता है, इसका प्रभाव क्या होगा? यानी कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर बैंक आरबीआई जो है 1% बैंक दर घटा देता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए क्या कह रहा है, बाजार में कम नकदी होगी। तो जब कोई अगर हम ही कहते हैं भैया हम 1% पे लोन दे रहे हैं, तो लोग हमसे लेंगे कि हमारे पास जमा करेंगे? तो जाहिर सी बात है लोग हमको लेना चाहेंगे, क्या पैसे देते हैं, काम में लगा देते हैं, फिर प्रॉफिट होगा तो हम 1% तो है तो दे देंगे। तो बाजार में नकदी कमी नहीं होगी, अधिकता होगी। बी है बाजार में अधिक नकदी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बाजार में अधिक नकदी हो जाएगी। अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन सी, जरा देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसमें हो जाएगा बाजार में नकदी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमाओं का संग्रह होगा। ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी बाजार में अधिक नकदी हो जाएगी। जाहिर सी बात है जितना बैंक दर कम होता रहता है उतना ही ज़्यादा लोग उसको लोन लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, लेके क्या करेंगे, सामान में खरीदेंगे, और जो होगा मतलब जो गाड़ी कार वार जैसे होता है खरीदेंगे, खरीदने के बाद क्या करेंगे, फिर वो पैसा जाएगा उनके पास, वो दूसरी चीज़ खरीदेंगे, यानी कि बाजार मार्केट में पैसे आ जाएंगे। 17वां प्रश्न है, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति के, बी रिजर्व बैंक के गवर्नर के, या सी वित्त मंत्री के, डी भारत के प्रधानमंत्री के, या ई सचिव वित्त मंत्रालय के। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि भारत 50 रुपये करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर को। 1 रुपये से लेकर 1 रुपये के नोट पर सिर्फ वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब देखते हैं 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध मुख्यतः आवास ऋण देने से है? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर बात कर रहा है आवास ऋण देने से। तो इसमें देखिए पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे है तो आरबीआई से तो होगा नहीं, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, सिर्फ साख नियंत्रण करता है, हर मौद्रिक नीति जारी करता है, और सभी बैंकों का बाप या बैंकों का बॉस है ये। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये भी एज अ बैंक है जो आरबीआई का प्रतिनिधि करता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए, तो दोस्तों आईबीए भी नहीं है, क्योंकि आईबीए क्या करता है, सभी बैंकों का संगठन है। आईसीआईसीआई या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला एक बैंक है। एचडीएफसी,
दोस्तों आप बात समझिए, HDFC का फुल फॉर्म समझिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी घर को डेवलप करने के लिए एक कॉरपोरेशन, एक निगम है जो कि कर्ज देता है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो ये कौन सी बैंक हो जाएगी? HDFC, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब बात कर लेते हैं जरा RBI की। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर बात करते हैं SBI की, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में, लेकिन स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 की। IBA की स्थापना हुई थी दोस्तों 26 सितंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन किस रूप में? क्रेडिट कार्ड जारी के रूप में। लेकिन बाद में 1995 में इसे क्या बना दिया गया? बैंक बना दिया गया। ठीक है ना। ICICI का मुख्यालय भी मुंबई में है। अब बात करते हैं HDFC की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यह भी आवास यानी घर को बनाने के लिए कर्ज देता था 1944 से लेकर 1995 में। वर्तमान समय में भी ये क्या कर रहा है? कर्ज भी देता है और एज अ बैंक के रूप में कार्य भी करता है। तो ये रहा हमारा आज का 18वां प्रश्न। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है जो निम्नलिखित में से किस पद का संबंध बैंकिंग से नहीं है? अब इसमें पढ़िए, जो बैंकिंग से नहीं है वो आंसर हो जाएगा। तो चुकौती, यानी चुकौती कौन करता है? बैंक तो करता है, बिल्कुल संबंध है। ऋण देता लेता रहता है, ये बैंक से संबंधित है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये भी मतलब होता है बैंकिंग से। उपवास क्या होता है? यानी व्रत रखना, यानी उपवास करना, भूखे रहना, तो ये बैंकों से संबंधित नहीं है। जमा राशि यह भी है, लेकिन उपवास जो है ये बैंकिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारत के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की? आंसर देखते हैं। A सावधि ऋण, B किसान क्रेडिट कार्ड, C बैंकिंग गारंटी, D विदेशी मुद्रा विनिमय, या E रिवर्स बंधक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1998 में। नाबार्ड और RBI के ने शुरू किया था इसको। और किस लिए शुरू किया गया? ये कार्ड से क्या होता है? किसानों को आसान किस्तों में आसान ऋण दे दिया जाता है, जिससे बाद में उसे चुकता कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं 21वां प्रश्न। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? NEFT A है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, B नेगोशिएटेड एफिशिएंटी फंड ट्रांसफर सिस्टम, C नेशनल एफिशिएंट फंड ट्रांसफर सॉल्यूशन, D नॉन इफेक्टिव फंड ट्रांसफर सिस्टम, या E नेगोशिएटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। दोस्तों याद रखिएगा NEFT क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इससे समझ में आता है कि बैंकों के एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जमा करने का ये एक आसान तरीका होता है, यानी हस्तांतरण करने का एक आसान तरीका होता है, जो 2 से 3 घंटे में अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो वो क्या करता है? वो शो होने लगता है। और दोस्तों ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इसका मतलब ये कार्य किया जाता है। और कितना भी रुपये, चाहे 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा A, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। अक्सर हम अखबारों में ECB पढ़ते हैं, तो ECB का पूर्ण रूप क्या है? इसेंशियल कमर्शियल बैंकिंग, B यूरोपियन क्रेडिट बारोविंग, या C एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस, या D एक्सटर्नल कमर्शियल बारोविंग। दोस्तों पहली बात यहाँ पे देखिए 2 आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा? यूरोपियन क्रेडिट बारोविंग, यह भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे ECB जो दिया है वो अखबारों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अखबार की जब बात कर रहा है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जब अखबार की बात करता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा D, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बारोविंग। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेता है तो यहाँ पर हो जाता है यूरोपियन क्रेडिट बारोविंग हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से मतलब ये नहीं कि बैंकिंग से ही प्रश्न पूछ ले, अखबारों से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पे सीधा दिया है, अक्सर हम अखबारों में ECB पढ़ते हैं। ECB का पूर्ण रूप क्या है? पूरा मान यानी फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बारोविंग। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। जब कोई बैंक चेक अदत्त लौटाता है तो इसे कहते हैं। जब बैंक कोई चेक लौटा देता है तो उसे क्या कहा जाता है? चेक का भुगतान हो गया, या B चेक का आहरण, चेक का निरसन, D चेक का अनादर, या E चेक लेना। तो दोस्तों जब कोई बैंक मतलब वो बैंक चेक नहीं सही होता उसको लौटा दिया जाता है कस्टमर को, तो उसे क्या कहा जाता है? चेक का अनादर कहा जाता है। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। भारत में निजी क्षेत्र के बैंक निम्न में से कौन सा है? A कॉर्पोरेशन बैंक, B कोटक महिंद्रा बैंक, C IDBI बैंक, D सिंडिकेट बैंक, E ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों इसमें कॉर्पोरेशन बैंक तो सरकारी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है,
IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी, यह भी एक सरकारी बैंक है। सिंडिकेट बैंक, यह भी एक सरकारी बैंक है। ई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC, यह भी एक सरकारी बैंक है। तो यहाँ प्राइवेट बैंक कौन सा है? प्राइवेट बोले तो निजी क्षेत्र का बैंक, ये कौन सा हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां जो प्रश्न है वो देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? ए है, कौन सा कमर्शियल बैंक का कार्य नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, परियोजना वित्त देना, यह तो होता है, परियोजना वित्त देना होता है। बी है, ग्राहकों की ओर से भुगतानों का निपटान करना। सी है, CRR, SLR और रेपो दरों जैसे नीतिगत दरें तय करना। क्रेडिट या डेबिट ATM कार्ड जारी करना, या लॉकर सुविधा विशेष विप्रेषण जैसी सेवाएं प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें क्या समझ में आ रहा है, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो देखिए, परियोजना वित्त ये तो बैंक कार्य करता है, ग्राहकों की ओर से भुगतानों का निपटान भी करता है। सी है, CRR, SLR और रेपो दरों जैसे नीतिगत दरें तय करता है। इसमें जो आंसर होगा सी, वो नहीं करता। ये सिर्फ बैंक RBI के पास ही इसका शक्ति है जो कि ये कार्य करता है। क्या करता है? CRR, SLR, रेपो दर, बैंक दर, इन सबको जारी करता है। और पूरे बैंक, भारत में जितने बैंक हैं उन सबको ये मानना पड़ेगा, यहाँ तक विदेशी बैंकों को भी, अगर विदेशी बैंक को यहाँ पर है उसको भी RBI का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 25 प्रश्न। इसी तरीके से हम आगे प्रश्न लेते आते रहेंगे अर्थशास्त्र और अन्य सब विषयों से। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।